हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल IQ क्लासेस। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा फैराडे लॉ। देखो, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा देखो तो फैराडे का सेकंड लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फैराडे का फर्स्ट लॉ सब पढ़ते हैं और सेकंड लॉ बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, या फिर मैं यूं कहूं पढ़ते हैं लेकिन वो रट लेते हैं, तो उससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वो नहीं हो पाते। तो मेरी बात मान के फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों पे ध्यान देना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, फैराडे लॉ होता क्या है। देखो, फैराडे लॉ सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास एक मास होता है। अब या तो मैं मास को m लिख लूं या तो उसको वेट के अकॉर्डिंग यानी w लिख लूं। बहुत जगह m लिखा मिलता है, बहुत जगह w लिखा मिलता है, जैसे यहाँ पे। ठीक, वो क्या होता है, जो हमारा मास डिपॉजिटेड होता है और लिबरेटेड होता है एट एनी इलेक्ट्रोड। देखो, डिपॉजिट हो गया मतलब चार्ज चला गया। अब लिबरेटेड का मतलब यहाँ तो मेरे पास क्या कहते हैं, कोई ना कोई गैस हो सकती है। किस फॉर्म में हो सकती है? गैस के फॉर्म में हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। जैसे ये है मेरे पास और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने ओपन कर दिया। इस तरह मैंने इसको ओपन कर दिया और मैंने यहाँ पे लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए इस तरह। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोड में जैसे हम लोग ने पहले देखा था क्या था, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ था। अब मान लेते हैं सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पे Na+Cl-। मेरे पास ये वाली रॉड कौन सी थी? मेरे पास ये वाली रॉड थी एनोड की, ANODE। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव का। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये कौन सी मेटल प्लेट होगी? कैथोड की होगी। हालांकि ये सब बातें, ये सारी बातें हम लोग पुराने लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो ऊपर यूट्यूब पे सर्च करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 04 आप ऊपर सर्च करके बाय IQ क्लास के थ्रू देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अब इसके बाद जो है Na+ कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। और Cl- कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, क्योंकि Cl के ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है, तो वो Cl- है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और क्या करेगा वो, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्योंकि एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और लूज करने पे वो क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 Cl हो गया। ऐसे ही मैं Na+ की बात को, Na+ क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा और Na+ बन जाएगा, मतलब Na बन जाएगा। तो ये तो बात यहाँ पे हो गई। तो वही चीज बता रहा है, जो हमारा मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? चार्ज के। अब Q हमारा क्या होता है, I/T। ये हमने सबने फिजिक्स में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा I क्या होता है? चार्ज होता है। I क्या होता है हमारा, मतलब सॉरी, Q हमारा क्या होता है? चार्ज होता है। I क्या होता है? हमारा करंट होता है। और T क्या होता है? हमारा टाइम होता है। I क्या होता है? हमारा करंट होता है। T क्या होता है? हमारा टाइम होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा I है, कितना करंट हमने पास किया, कितने समय में। हमने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कनेक्ट करने पे क्या होता है, हमने कितना करंट पास किया, कितने समय में, तो ये वो चीज बता रहा है। और उतने समय में कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, या कौन सी गैस कितनी रिलीज हो रही है, किस पे, एनोड प्लेट पे या कैथोड प्लेट पे। बस वही फैराडे है और कुछ नहीं है। बस खाली हमें इतना ध्यान रखना है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को ध्यान आ गया। अब जरा से एक बात और ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बात ध्यान देते हैं कि अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, Z आया। अब यहाँ पे Z क्या है हमारा, E यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, M = Z, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये Z का भी एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग लिखते हैं इस तरह, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे लॉ। क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे लॉ। इनटू में क्या कर देता हूं, Q लिख देता हूं। अब ये बच्चा थोड़ा सा कम समझता है, अब हम समझाते हैं ना इसको। हम देखो, ये Z क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको हमने किस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, M क्या है हमारा, मास यानी वेट है, अपॉन में क्या कर देते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो इज इक्वल टू Q अपॉन फैराडे। फैराडे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 96500। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक समझ आया? मतलब हमने सिर्फ क्या किया, M = Q था,
Q बटा Z, Z का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे लॉ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ, आप लोग डायरेक्ट उसको भी याद करो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मजा नहीं आता। अब एक बात ध्यान दो, क्या यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मतलब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर, ये हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा 96500, यहां तक क्लियर हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जरा सा ध्यान दो, वो हमारा होता है n फैक्टर इनटू मोल। क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। अगर ऐसे नहीं ध्यान है तो इसको ऐसे ध्यान रख लो, इस फॉर्मूले को इस तरह लिख लो, इस फॉर्मूले को इस तरह लिख लो, m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर, इनटू में क्या हो गया Q अपॉन 96500। अब इस मॉलिक्यूलर फैक्टर को क्या कर दो, नीचे ले आओ। अब अगर मॉलिक्यूलर फैक्टर को नीचे ले आओ, एक बात बताओ, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया। ठीक, अब n फैक्टर उधर मल्टीप्लाई में चला गया तो n फैक्टर। देखो आप लोग n फैक्टर से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3+, तो उसका n फैक्टर कितने हो गया 3। कैल्शियम की कितनी होती है 2+, उसका कितना हो गया 2। अब बात करते हैं यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलेगा, वो देखने को मिलेगा Cl2 गैस। हेलोजन्स की कितना होता है n फैक्टर 2 होता है, हाइड्रोजन का कितना n फैक्टर होता है 2 होता है। और जैसे मैं जिसका और बता सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने बेस ले लिया, इसमें कितने OH चांस है 1, तो इसका n फैक्टर 1। मैंने ले लिया HCl, इसमें कितने n फैक्टर है 1, तो 1 हो गया H+। बेसिकली मेरा इतना कहने का मतलब था कि मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक ये फॉर्मूला था, जैसे कि मेरे पास एक ये फॉर्मूला है, ये वाला, मतलब इससे रिलेटेड या तो मैं इसको याद कर लूं या तो मैं इसको पढ़ लूं। ठीक, या तो मैं क्या कहते हैं इसको पढ़ लूं। ठीक, F यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैराडे लॉ पे आ जाएगा, या तो मैं इसको पढ़ लूं। देखो सब एक ही लाइन से एक ही एक फॉर्मूले आए हैं। क्लियर, मेरी बात मानो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे m इज इक्वल टू ZIT होता है। ठीक है, Z हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। Z हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। अगर Z हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है तो मैं उसको इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे लिख सकता हूँ। Z हमारा क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, उसको इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे लॉ लिख दिया। अब इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर मास कहाँ गया, ये मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, मैं इसको ये लिख सकता हूँ। जब मैंने इसको ये यहाँ पे लिख दिया है, तो फिर मैं जब मैंने क्या किया, जब मैंने इसको ये यहाँ पे लिख दिया तो मैंने मोल फ्रैक्शन को, मतलब मोलर मास को नीचे ले लिया, तो हमारे पास मोल्स हो गया, तो यहाँ पे मोल्स। अब मेरी एक बात मानना कि दुनिया के सारे फॉर्मूले भले भूल जाना, दुनिया के सारे फॉर्मूले भले भूल जाना, लेकिन इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अभी आपके सामने हम लोग जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। किसकी बात कर लेते हैं, फैराडे के सेकंड लॉ की। इसमें क्या होता है, हम सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में। किसमें, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में हम लोग सेम टाइप ऑफ करंट पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में, और जो अमाउंट उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कैसे, एक बार यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे मेरे पास एक ये सेल है, एक ये इलेक्ट्रोड सेल है और एक ये इलेक्ट्रोड सेल है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, यानी ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसके अंदर एक मेटल रॉड है, इसके अंदर एक मेटल रॉड है, और इसके अंदर एक मेटल रॉड है, इसके अंदर मेटल रॉड है, इसके अंदर मेटल रॉड है। इन सब में क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे इस तरह, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होगा, और हमारे पास जो एक और होगा वो एक दूसरे से इस तरह कनेक्टेड होगा। हमारे पास ये तीन सेल है, मान लेते हैं एक में ये ZnSO4 भरा हुआ है, एक में CuSO4 भरा हुआ है, एक में मान लेते हैं मेरे पास KCl भरा हुआ है। तो हमारे पास ये तीन इलेक्ट्रोड्स हैं। तीनों इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल का मैं कह रहा हूं, मैं उसमें जो सेम टाइप ऑफ चार्ज पास कर रहा हूं, सेम टाइप ऑफ चार्ज यानी Q पास कर रहा हूं। अब सेम टाइप ऑफ चार्ज है, यानी इसका मतलब यहाँ पे I भी हमारे पास सेम है, T भी हमारे पास क्या है, सेम है। मैं यहाँ पे इक्वल इसको हटा देता हूँ। हमारे पास I भी क्या है, सेम है, और हमारे पास T भी क्या है, हमारे पास सेम है। यानी इसका मतलब हमारे पास सब कुछ कट जाएगा, हमारे पास क्या सेम रहेगा, हमारे पास फैराडे लॉ
सेम रहेगा वो भी कट जाएगा, हमारे पास चार्ज सेम रहेगा वो भी कट जाएगा, यानी हमारे पास जो बचा वो मास और इक्विवेलेंट मास बचा। भाई चार्ज भी कट गया, फैराडे लॉ भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे अगर 2 है तो 2, अब मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे 3 भी ले लिया, जैसे यहाँ पे 3 में था तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, 3 में ले लिया। अब मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मास मुझे इक्वल करना है किसके, इक्विवेलेंट मास के, डेट सेट। बाकी हमारा पूरा आंसर किस पे डिपेंड है, इस पे। इसका मतलब जो हमारे पास मास है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है इक्विवेलेंट मास के ऊपर या फिर इक्विवेलेंट वेट के ऊपर, बस। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे हम लोग की और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। भाई हमारे पास फैराडे क्या वाला था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल चार्ज पास करने के लिए हमें कितने जरूरत है, 96500 जरूरत है। अब यहाँ पे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, यानी 1 मोल ऑफ AlCl3 फॉर रिडक्शन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 3F फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। 1F के लिए 1 मोल के लिए कितनी जरूरत है, 96500 कूलम, तो 3 के कितना जरूरी होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज इसका भी ऐसे ही है। हम लोग कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर में कितने की जरूरत थी, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो अगर 1 मोल के लिए कितना जरूरत है, 96500, 2 के लिए कितना जरूरत है, तो 2F, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई। अब ये हमारी जो रिएक्शन है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दें, ये मैंने पढ़ाया हुआ है डी एंड एफ ब्लॉक में। कहाँ पढ़ाया हुआ है, डी एंड एफ ब्लॉक में। ये हमारी एसिडिक रिएक्शन में होती है। Mn इसकी जो वैलेंसी होती है यहाँ पे, ये हमारी +7 में होती है। किस में होती है, +7 में। +7 में किस में चेंज हो रहा है, +2 में। +7 से किस में चेंज हो रहा है, +2 में चेंज हो रहा है। और ये एसिडिक रिएक्शन होती है, इसीलिए H+ के फॉर्म में होती है, और इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाता है H2O। खैर इतना हमें जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देखना था कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। 1 के लिए कितना होता है, 96500, 5 के कितना होगा, इतना होगा। आगे देखते हैं। अब मैंने कौन सा आप लोग को फॉर्मूला बताया था, अच्छा वाला कौन सा बताया था, n फैक्टर इनटू मोल। हाँ ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, Q/96500। हाँ ये हमें तो याद है सर। तो n फैक्टर यहाँ पे निकल का कितना है, 2, इनटू में कितना है, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन एक बार ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, यानी W मॉलिक्यूलर मास इनटू Q/96500। 2 तो हमने लिख लिया n फैक्टर, क्योंकि निकल n+2 में था। अब W यहां से हम लोग को पूछ रहा है मॉलिक्यूलर मास निकल का कितना होता है, Ni = 58.7 समथिंग होता है, तो हमने इसको रख दिया। Q हम लोग ने यहां से निकाल लिया I × T। अब ये T 1200 कैसे है, क्योंकि वो दिया हुआ था मीटर, वो सॉरी मिनट में, हमने इसको चेंज कर दिया सेकंड में, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1200 सेकंड हो गया, इनटू 5 किया तो 600 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग W को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा था ना, तो आप लोग को भी इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखें, चलो। अब ये वाला जो फॉर्मूला कह रहा है बच्चों, इसमें थोड़ा सा फर्स्ट लॉ भी है और सेकंड लॉ भी है। क्या है, मैंने कहा फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है। अब मैं देखना इसको भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। n फैक्टर इनटू में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q/96500। n फैक्टर यहाँ पे देखो कितना है हम लोग का, किसका फाइंड करना है, पहले हम लोग को सिल्वर का दे रखा है। सिल्वर का n फैक्टर यानी 1 होता है, बात ही खत्म हो गई। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स रखना है। नंबर ऑफ मोल्स, इसका वेट हम लोग को दे रखा है 1.45, अपॉन में क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आता है, 145। किसका, 145। 1.45 हम लोग को किसका दे रखा था, उसका क्या दे रखा था, हम लोग को सॉल्यूट का मास दे रखा था। लेकिन किसका दे रखा था, सिल्वर का, तो सिल्वर का ही मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 108। ध्यान रखिएगा, Ag का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है वो 108 होता है। Q I × T, कौन आई, कोई नहीं आई थी, यहाँ पढ़ाई करो। कौन आई थी सर, नहीं कोई नहीं आई थी, यही पढ़ाई करो। 1.5 इनटू में, अच्छा हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ड पास इतना इतना इतना, यानी हमसे क्या टाइम पूछ रहा है, यानी T, अपॉन में क्या हो जाएगा 96500। ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ से हम लोग का टाइम आ गया कितना, 863.75 सेकेंड्स। कितना ईजी था, मतलब हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ी उस फॉर्मूले पे जाने की, हम लोग ने यहीं से निकाल लिया। और देखो n फैक्टर भी हमारा बच गया, 1 हो गया। कितना इजी था। तो अब जल्दी से हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दो, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक फॉर डिपॉजिटेड।
यानी लेकिन यहाँ पे करंट फ्लो देखो, हाउ डिड द लॉन्ग, यानी यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट की बात कर रहा है, चार्ज की बात सेम कर रहा है, चार्ज की बात सेम कर रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारा मास हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। यानी यहाँ पे m1 अपॉन में m2 यानी E1 अपॉन में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। कितना इजी था। अब इसके आगे यहाँ पे हम लोग ने पहले वाले का रखा, पहले वाले हम लोग ने किसका रखा, यहाँ पे हम लोग ने कॉपर का रखा, कॉपर का है ना, नहीं यहाँ पे देखो मास किसका है, सिल्वर का। पहले हम लोग ने Ag का रख दिया, फिर हम लोग ने किसका रख दिया, यहाँ पे सिमिलरली हम लोग ने जिंक का कर लिया। अब मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क छोटा सा देता हूं कि मैंने आप लोग को अच्छे से फॉर्मूला तो बता दिया था किसका, सेकंड लॉ का, लेकिन अब मैं आप लोग से कहता हूं कि मुझे इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड ये जो मैंने किया हुआ है इसको एक बार खुद से ट्राई करके मुझे बताओ, क्योंकि क्या करना है, खाली मास इनटू इक्विवेलेंट, मतलब मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट। अब मुझे जल्दी से इसको करके बताओ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये हमारा आंसर ये आ रहा है। मैं आप लोग को आंसर शो भी करा देता हूँ, आप लोग का अगर यही आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ने फर्स्ट लॉ भी देखा, सेकंड लॉ भी देखा, और कितना अच्छा हम लोग ने उसका फॉर्मूला देखा। अब आप लोग का काम यह है कि इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रैक्टिस करिए। अगर कोई न्यूमेरिकल मान लो नहीं आता, फंस जाता है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंडक्टेंस के साथ, क्योंकि कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप लोग के ऊपर है अच्छे से पढ़ाई करने का, तो करेंगे ना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।